नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ब्यूरोक्रेट्स क्लब में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि विजन आईएएस PT 365 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम आपको कवर करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स ऑलरेडी हमने कवर करवा दिए हैं। उसके बाद हमने आपको इंटरनेशनल रिलेशन का करंट अफेयर मात्र 1 घंटे में पूरा कवर करवाया है। और आज हम आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को करवाने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सीरीज बाय सीरीज जो भी हमसे मदद हो रही है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम स्पीडी के करंट अफेयर्स भी कवर करवाएंगे पिछले 1 सालों का, ताकि आपके एग्जामिनेशन में जितनी भी मदद हम कर सके वो हम ज़रूर करेंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने मित्रों के साथ, ताकि आपके मित्र भी इन लेक्चर से, इन इनिशिएटिव से फ़ायदा उठा सके और हम यूं ही आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लेक्चर के बाद क्या करना है, आराम से आप PDF को डाउनलोड करिए, रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने आपको इसी PDF में कंपाइल कर दिए हैं और आसानी से रिवीजन हो जाएंगे। इसलिए मैंने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस उसी को चुना है। तो आपका पूरा करंट अफेयर्स आर्ट एंड कल्चर का कवर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स लाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला इन्फॉर्मेशन है वो है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। टोटल भारत में 43 वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट हो चुके हैं। जो 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है आपका शांति निकेतन, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस्टेब्लिश किया था। 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम जो है सेक्रेड एसेंबल्स ऑफ होयसला, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंतर्गत ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स आते हैं। कुछ टेम्पल्स के नाम आप जरूर ध्यान में रखें, जैसे होयसलेश्वरा टेम्पल किसने निर्माण करवाया था, विष्णुवर्धना ने, और ये शिव जी को डेडिकेटेड है और बेलूर कर्नाटका में ये स्थित है। उसके बाद चेन्ना केशवा टेम्पल, जिसको विजय नारायणा टेम्पल भी कहते हैं, किंग विष्णुवर्धना ने इसे स्थापित करवाया था। उसके बाद है आपका केशवा टेम्पल, जिसको सोमनाथ दंड नायका ने इस्टेब्लिश करवाया था। किसके शासनकाल में, तो नरसिम्हा III के शासनकाल में। तो ये सब आपका ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं किसके अंतर्गत, सेक्रेड एसेंबल्स ऑफ होयसला के अंतर्गत, जो कि आपका 42वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत का। टोटल 43rd है। तो अब आते हैं हम 43rd की तरफ। तो 43वां कौन सा है, वो है आपका म्यूजियम्स ऑफ असम। ठीक है, यहाँ आप देखिए। और क्या है ये म्यूजियम्स ऑफ असम, तो बेसिकली माउंट ब्यूरियल सिस्टम है किसका, अहोम डायनेस्टी का। और क्या होता है इस सिस्टम के अंतर्गत, तो बेसिकली एक आपका आर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ज़मीन के ऊपर बनाए जाते हैं। और इस आर्किटेक्चर में जो राजा रानी है वो रहा करती हैं सुरक्षा के पर्पस के रिगार्डिंग या फिर आराम करने के लिए। ठीक है, असम में है, ये ध्यान रखना है। और ये जो आपका डिक्लेयर किया गया 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसका निर्णय 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के दौरान लिया गया था। हम भूल गए होयसलेश्वरा डायनेस्टी के बारे में कुछ बताना आपको। वो जो होयसला डायनेस्टी है इसके फाउंडर हैं आपके किंग निरपाकमा II, ये ध्यान रखना है। और कहाँ पर ये डायनेस्टी रूल किया करती थी, तो जो कर्नाटका में मलनाड रीजन है वहाँ पर ये रूल किया करती थी। इनके जो कैपिटल हैं, 2 कैपिटल हुआ करते थे, बेलूर और द्वार समुद्र। द्वार समुद्र को हलेबीडु भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। कोणार्क सन टेम्पल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ये कहाँ पर है, ये ओडिशा में। इसको ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। और किसने निर्माण करवाया, किंग नरसिम्हदेव I ने। ये जो नरसिम्हदेव I है ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के वन ऑफ द रूलर थे। फाउंडर जो आपका ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का है वो है आपका कामरनवा, ध्यान रखना है, क्योंकि BPSC फाउंडर से भी क्वेश्चन पूछ लेती है। उसके बाद है आपका त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंगा ये टेम्पल भी है। किसके द्वारा बनवाया गया था, बालाजी बाजीराव के द्वारा। उसके बाद है आपका विश्व का सबसे टॉलेस्ट
नटराज स्टैच्यू भारत मंडपम में इंस्टॉल किया गया है। और ये भारत मंडपम वही जगह है जहाँ पर आपका G20 समिट भारत में हुआ, ठीक है। और अष्ट धातु से ये नटराज स्टैच्यू को बनाया गया। अष्ट धातु में कौन कौन से धातु शामिल हैं? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लीड है, जिंक है, टिन है, आयरन है, मरकरी है। ये 8 धातु आपके शामिल है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में जाएं, नटराज स्टैच्यू के हिस्ट्री में, तो चोला डायनेस्टी में ये जो नटराज स्टैच्यू है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था। और इसमें जो शिव जी हैं उसको डांसिंग फॉर्म में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और इसमें आपके 6 हाथ शिव जी के बताए गए हैं, जिसकी अपनी अपनी अहमियत है। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बीपीएससी उतने डिटेल में नहीं पूछेगी, वो डिटेल यूपीएससी ज़्यादातर पूछती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम चोला डायनेस्टी के कुछ बेसिक्स के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैटिक को भी कवर करवाया जा रहा है, तो यहाँ से आपका स्टैटिक का भी रिवीजन हो जाएगा। फाउंडर कौन है चोला डायनेस्टी के? तो विजयलया। कुछ प्रोमिनेंट रूलर और उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो परंतका वन, जिसको मदुरई का विध्वंसक भी कहा जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ मदुरई। जो कैपिटल सिटी है ये पांड्या का। और ध्यान बात ये रखनी है आपको कि जो राजाराज चोला हैं उन्होंने श्रीलंका पर कब्जा किया था, लक्षद्वीप और मालदीव्स पर भी कब्जा किया था। उसके बाद राजेंद्र चोला वन की बात करें तो इनको गंगई कोंडा चोला भी कहा जाता है। और जो मलाया पेनिनसुला देखते हैं आप, जिस पर मलेशिया कंट्री स्थित है, उनको भी कन्क्वेर राजेंद्र चोला ने किया था। तो याद रखना है, आपको अंतर समझना है। राजाराज चोला जिन्होंने श्रीलंका पर कैप्चर किया था, राजेंद्र चोला वन जिन्होंने मलेशिया या फिर मलाया पेनिनसुला पर कैप्चर किया था। इतना आपको फैक्ट जरूरी याद रखना है। उसके बाद सेनेगल, जो अभी आपका नया पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेट हुआ, उसमें सेनेगल को भी स्थापित किया गया लोकसभा में। तो जो आपका सेनेगल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सेनेगल जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो सत्ता है उसका हस्तांतरण, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी ने सेनेगल को न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में रखा। और ये जो सेनेगल है वो किसके तरफ से दी गई थी? तो आप देख सकते हैं, ये जो आपका थिरुवडुथुरई अधीनम मोनेस्ट्री है, उसके जो हेड हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ये सेनेगल प्रदान किया था। और अगर हम बात करें चोला डायनेस्टी की, तो इसमें जो सबसे उच्च स्तरीय अथॉरिटी होते हैं, कर्मचारी हुआ करते थे, उनको पेरुंतरम के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी कीवर्ड पर आधारित क्वेश्चन बीपीएससी पूछती हैं, जैसे यूपीएससी भी पूछा करती हैं। और चोला डायनेस्टी में एक सबसे महत्वपूर्ण खास बात ये थी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो पावर जो है वो लोकल विलेजेस के पास भी हुआ करती थी। उसके बाद अगर हम बात करें G20 थीम की, तो आपको भी पता होगा वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली, ये आपका थीम था। लेकिन लिया किसके द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है, महाउपनिषद से ये जो थीम है वो उठाया गया है। उसके बाद आप देखिए जो आपका अंगोरा और पश्मीना शॉल्स है, शॉल्स होते हैं चादर, ठीक है। तो ये बेसिकली लद्दाख और हिमाचल में बनाए जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए अंगोरा और पश्मीना शॉल्स कहाँ पर बनता है, तो आपका लद्दाख और हिमाचल में। उसके बाद है आपका लोंगपी पॉटरी। पॉटरी जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उसको पॉटरी कहते हैं। और नागा ट्राइब्स इस लोंगपी पॉटरी को बनाते हैं। उसके बाद आप देखिए जो ऋग्वेद मैन्युस्क्रिप्ट है वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया है? तो शारदा स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ये अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो मैक्स मुलर हैं उन्होंने ऋग्वेदा को संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। उसके बाद विलियम जोन्स, इन्होंने गीत गोविंद को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उसके बाद कुछ इंस्क्रिप्शन के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन जो तमिलनाडु में है, किसने इसको तैयार करवाया था? परंतका चोला वन ने। इंस्क्रिप्शन कहते किसको है? तो जो आप पत्थर देखते हैं उस पर राजा महाराजा पहले कुछ जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य लिखवा दिया करते थे, कुछ मैसेज दे दिया करते थे पत्थरों पर, तो उन्हीं को इंस्क्रिप्शन कहते हैं।
तो आज वो मिलते हैं जब उसको खोजा जाता है। तो उसी प्रकार से खालिमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो कि बंगाल में है और धर्मपाल ने इसको तैयार करवाया था। उसके बाद आप देखिए महास्थान इंस्क्रिप्शन, तो ये जो है इंस्क्रिप्शन मौर्य के समय में, मौर्य पीरियड के समय में तैयार करवाया गया था और इसमें ये बात लिखी गई है कि जब अशोका का समय था तो उस समय जो फैमीन है, फैमीन मतलब भूखमरी जैसी स्थिति मौजूद थी, तो ये बात बोली गई है। उसके बाद आप देखिए लॉर्ड बसवेश्वरा, ये बेसिकली 12वीं शताब्दी के कवि हैं जो कर्नाटका से संबंध रखते थे। उसके बाद आपका जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है जिसको दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया, ये सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिस पर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और इसको बनाया गया टाटा के द्वारा, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। डिजाइन किसके द्वारा किया गया इस बिल्डिंग का, तो बिमल पटेल, ध्यान रखना है। जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं 64 योगिनी टेम्पल जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है उससे मिलता जुलता है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। और किसने इस टेम्पल को बनवाया था, तो किंग देवपाल, कौन से डायनेस्टी से, कच्चा पगहटा डायनेस्टी से। फिर आपका जंतर मंतर जिसको महाराजा जयसिंह टू ने निर्माण करवाया, ये जो जंतर मंतर है ये राजस्थान वाला है। एक तो जंतर मंतर आपका दिल्ली में भी है, तो ये आपका राजस्थान वाला जंतर मंतर है जहाँ पर आपका ऑब्जर्वेटरी भी है जो महाराजा जयसिंह ने निर्माण करवाया था। जयपुर सिटी का भी निर्माण महाराजा जयसिंह ने ही करवाया था, जय और जयपुर आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। उसके बाद है आपका गोलकोंडा फोर्ट जो कि काकटिया डायनेस्टी ने निर्माण करवाया था तेलंगाना में। सिरी फोर्ट आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। फोर्ट मतलब क्या होता है, सुरक्षा, चारों तरफ से जो बना दिए जाते हैं, ठीक है, फोर्ट बिल्डिंग, और उसको चारों तरफ से घेर दिया जाता है तो उसको फोर्ट कहते हैं ताकि सुरक्षा में चूक ना हो सके। पहले तो फोर्ट ही बनाया करते थे, जैसे आपका दुर्ग फोर्ट है ना, बहुत सारे फोर्ट्स होते थे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टैच्यू के बारे में आपको ध्यान रखना है, बीपीएससी इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। जैसे स्टैच्यू ऑफ वननेस, तो ये आदि शंकराचार्य को डेडिकेट किया गया है। कहाँ पर ये बनवाया गया, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बात आप हमें बताइए कि सबसे ज़्यादा जो ज्योतिर्लिंगा है वो कौन से राज्य में है। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, अभी क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है। जो 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कहाँ पर है और किसको मिला है। और आप हमें बताइए कि जो चोला डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन है। उसके साथ साथ आप हमें बताइए होयसलेश्वरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। और जो वसुधैव कुटुंबकम थीम लिया गया हमारे G20 में वो कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो कुछ क्वेश्चंस का हम रिकॉलिंग करवा रहे हैं, इससे आपकी फैक्ट्स रिवाइज हो जाएंगी, यहीं पर आपको चीज़ें याद हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं कुछ स्टैचू के बारे में जो बात कर रहे थे। एक है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेट किया गया है जो कि आपका केवदिया विलेज गुजरात में लोकेटेड है। उसके बाद है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो संत रामानुजा को डेडिकेट किया गया है, हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद है स्टैचू ऑफ पीस जो कि आपका विजय वल्लभ सुरीश्वर को डेडिकेट किया गया है जो कि राजस्थान में है। उसके बाद है आपका स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जिसको डेडिकेट करवाया गया है नादा प्रभु कैंप गौड़ा को जो कि बेंगलुरु में स्थित है। तो बेंगलुरु में आप देखते होंगे कैंप गौड़ा एयरपोर्ट भी है, तो डेडिकेट किया गया है इन्हीं पर। उसके बाद हम चलते हैं जो हमारा एंशियंट इंडिया है, प्राचीन भारत, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से प्रगाढ़ सभ्यता थी, आपको भी पता है। तो कुछ वुमेन पोइट्स के नाम आपको याद रखने हैं, वुमेन पोइट्रेस जो उस समय मौजूद थी, जैसे गार्गी और मैत्री, ये जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो भक्ति मूवमेंट 12वीं शताब्दी में आता है जिसमें नयनार और अलबार्स सब निकल कर आते हैं। अलबार्स जो हैं वो आपके विष्णु भक्त थे, नयनार जो हैं वो आपके शिव भक्त थे, ठीक है। तो जो अंडल है 12 अलवारों में से एकमात्र महिला अलवार थी आपका अंडल, नाम अच्छे से याद रखना है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो कोझिकोड है उसको यूनेस्को की तरफ से सिटी ऑफ लिटरेचर
घोषित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सिटी ऑफ लिटरेचर तो कोझिकोडे कहाँ पर है? केरला में। उसके बाद ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश में ये स्थित है और राजा मान सिंह तोमर के द्वारा इसे कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। मियाँ तानसेन के बारे में एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि जो तानसेन टाइटल मिला मियाँ तानसेन को, वो राजा विक्रमजीत जो ग्वालियर के राजा थे उनके तरफ से दिया गया। और मियाँ तानसेन बहुत सारे राजा के कोर्ट पोइट भी थे, जैसे आपका राजा रामचंद्र सिंह के कोर्ट पोइट थे, अकबर के भी कोर्ट पोइट रह चुके हैं। अब आप हमें बताइए कि मियाँ तानसेन को मियाँ का टाइटल किसने दिया? उसके बाद जो गुजरात में जो गरबा डांस है, काफ़ी फेमस डांस है, उसको यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। अब कुछ यहाँ पर हमने आपको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो यूनेस्को के तरफ से डिक्लेयर हुआ है भारत में लिस्ट दिए हैं, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको हैवी लग रहा हो फैक्ट तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स वाला अगर आपने पढ़ा है तो वो काफ़ी है। हाँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे नवरोज, ये आपको ध्यान रखना है। कुंभ मेला, ये भी आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में डिक्लेयर किया गया। दुर्गा पूजा कब डिक्लेयर किया गया, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ देना है, अगर हमने छोड़ने के लिए बोला है, छोड़ना नहीं है पूरा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। तो हम चाहते हैं एक बार आप ज़रूर इससे गो थ्रू हो जाएं। तो चलिए अब चलते हैं कुछ डांसेस जो कौन कौन से राज्य में प्रचलित हैं उसके बारे में। कोलकाली डांस केरला में, पुलिकाली डांस जिसको हम टाइगर डांस भी कहते हैं, ये भी केरला में। तो ये सब आप देख सकते हैं, भारत की जो धरोहर उसको रिप्रेजेंट करती है, भारत की जो संस्कृति उसको रिप्रेजेंट करती है, जो आपका कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट राज्यों के। तो आप इसे मेंस में भी लिख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट द कल्चर एंड फिर भी हम यूनाइटेड हैं। तो क्या है ये? यूनिटी अमंगस्ट डाइवर्सिटी। तो ऐसे में भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपका ये हो गया। उसके बाद मोहिनी अट्टम, ये भी केरला में डांस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस है। उसके बाद थोलू बोम लट्टा, ये पपेट्री है जो कि आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। पपेट्री मतलब क्या हुआ? जो पपेट्स होते हैं, जो आदमी के द्वारा जो पपेट को नचाया जाता है, चलाया जाता है, वो ड्रामा को कहते हैं पपेट्री, ठीक है। उसके बाद है आपका ओल चिकी स्क्रिप्ट। तो ये जो स्क्रिप्ट है संथाल ट्राइब्स, संथाल जनजाति इसे इस्तेमाल करते हैं। इस स्क्रिप्ट को 1925 में क्रिएट किया गया था रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। उसके बाद बात करें संगम एज, तो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित पीरियड रहा है एंशियंट इंडिया में। ये जो संगम एज है लगभग आपका 6th सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी C तक ये संगम एज चला। और ये तमिलनाडु केरला के जो आसपास के एरिया हैं यहाँ पर ये पीरियड मौजूद था। और इस पीरियड में कल्चरल एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा हुए, बुक्स लिखे गए। जैसे आप देखिए 3 संगम्स या 3 मीटिंग्स हुई थी। जो फर्स्ट और थर्ड है वो मदुरई में हुआ था, जो सेकेंड संगम है वो आपका कपाड़पुरम में हुआ था, ठीक है। और जो सबसे पहला लिटरेचर इस संगम एज से निकला वो है आपका तोल्काप्पयम। ये ज़रूर ध्यान रखना है, PPSC पूछ सकती है। उसके बाद हम कुछ रिकॉल कर लेते हैं। तो आप हमें बताइए कि मोहिनी अट्टम डांस कहाँ का है, और अगर हम बात करें सिटी ऑफ म्यूजिक तो किसे कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो कहा गया, हाँ, जो एंशियंट इंडियन पोइटेस है वो कौन है, नाम आप हमें बताइए, ठीक है। बिल्कुल आपको देखना नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया गया है, कौन से सिटी को, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो इससे आपका रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, अरेचनालूर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है और ये मेगालिथिक साइट है। उसके बाद जो कोराकई है ये एंशियंट सी पोर्ट है, प्राचीन सी पोर्ट है। संगम लिटरेचर में ये मेंशन किया गया है। कहाँ पर है ये? आपका तमिलनाडु में। उसके बाद जो जूना खाटिया साइट है ये हड़प्पन साइट के रूप में खोजा गया है, गुजरात में है। उसके साथ साथ लोथल, सुरकाडोटा, धोलवीरा ये सब भी आपका गुजरात में हड़प्पन साइट है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है जिसको डिस्कवर किया गया है। उसके बाद आपका मेगालिथिक हैट स्टोन्स की भारी संख्या डिस्कवर की गई, कहाँ पर?
नागपरंबा केरला में। तो ये जो आपका मेगालिथिक हैट स्टोन है इसी को नाम दिया गया है थोपीकल्लू या फिर हैट स्टोन कहते हैं इसको, कहाँ पर, केरला में। उसके बाद सुंदरगढ़ नेचुरल आर्क, जो आपका आर्क क्या होता है, जैसे ये पत्थर है, ठीक है, तो पत्थर एक आर्क के टाइप में रहेगा, गुंबज के जैसा दिखेगा आपको और दोनों तरफ आर पार दिखता है, तो इसी को हम आर्क कहते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क सुंदरगढ़ नेचुरल आर्क है जो कि ओडिशा में स्थित है। उसके बाद शिशुपालगढ़ जो कि आपका कलिंगा किंगडम, जो कलिंगा साम्राज्य ओडिशा में हुआ करता था उसका कैपिटल था शिशुपालगढ़, याद रखना है। उसके बाद आप देखिए बायकुला रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई का है और इसको यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड मिल चुका है। और इंडिया का ओनली व्हिस्लिंग विलेज जहाँ पर सीटियाँ बजती है, जी हाँ, जहाँ पर सीटियाँ बजती है, कहाँ पर है आपका, मेघालय में। क्या विलेज का नाम है, कोंगथोंग विलेज। तो नाम अच्छे से याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, अभी हाल फिलहाल में किया गया, लगभग आपका 5200 साल पुराना हड़प्पन सेटलमेंट का पता चला है। कहाँ पर, पड़ता बेट जो कि आपका कच्छ रीजन गुजरात में स्थित है। उसके बाद आप देखिए ओरगुटा जो कि आपका मेगालिथिक साइट है, तेलंगाना में अभी इसकी रिडिस्कवरी हुई है। तो हमने ये सब कवर कर लिया है मित्रों। कुछ हमने मेगालिथिक साइट के नाम पूछा था आपसे, तो आप हमें बताइए, आपको आधा चैनल याद आ रहा है, आप बताइए कि जो आपका ये क्या कहते हैं इसको, कलिंगा किंगडम का जो कैपिटल है वो कौन सा था, और सबसे बड़ा विशाल आर्क भारत का कौन सा है, ये सब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और सबसे एंशियंट सी पोर्ट कौन सा है वो भी आप हमें बताएं। चलिए हम चलते हैं पर्सनालिटीज़ की तरफ। पर्सनालिटी इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक फॉर द बीपीएससी। तो हम यहाँ पर कुछ फैक्ट के साथ जो स्टैटिक पोर्शन है उसका भी रिवीजन आपको करवा देंगे, ठीक है। तो अभी हाल में ही राजा मिहिर भोज का एक स्टैच्यू या प्रतिमा इस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पर, कैथल जो कि हरियाणा में है। तो ये जो आपका राजा मिहिर भोज है ये त्रिपार्टाइट स्ट्रगल में शामिल हुए थे। क्या था त्रिपार्टाइट स्ट्रगल, इसमें जो 3 साम्राज्य थे, 3 साम्राज्य कनौज के लिए लड़ रहे थे। कनौज जो कि आपका यूपी में एक जगह है उसके लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो एक तरफ आपका पाला डायनेस्टी के रूलर लड़ रहे थे, दूसरा आपका राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर लड़ रहे थे और तीसरा आपका गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के रूलर लड़ रहे थे। तो जो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं वो नागभटा रहे हैं, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और आप हमें बताइए कि राजा मिहिर भोज वो इन तीनों में से कौन से डायनेस्टी से संबंध रखते थे। उसके बाद है आपका 525वां जन्म जयंती संत मीराबाई का सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो संत मीराबाई की बात करें तो ये कृष्ण डिवोटी थी और मथुरा में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और भक्ति मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा ये एसोसिएटेड थी, जुड़ी हुई थी। और अगर हम बात करें भक्ति मूवमेंट की तो हमने बता भी दिया आपको कि साउथ इंडिया में इसका ओरिजिनेट हुआ था। और कौन से प्रिंसिपल ये फॉलो करते हैं, इक्वलिटी, यानी कि हर मनुष्य एक दूसरे के समान है, धर्म जाति के नाम पर कोई मतभेद नहीं, सब बराबर हैं। तो ये आपका विचारधारा भक्ति मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई थी, ठीक है। तो शुरुआत में अल्बार्स ने भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किया और बाद में फिर नयनार्स जैसे कि मैंने आपको बताया लॉर्ड शिवा के डिवोटी और अल्बार्स लॉर्ड विष्णु के डिवोटी। तो जो अल्बार्स कैसे याद रखना, अल्बार्स वी ऐसे मतलब विष्णु जी, ठीक है। उसके बाद रानी दुर्गावती की बात करें तो अभी हाल में ही 500वीं जन्म जयंती सेलिब्रेट की गई रानी दुर्गावती की और ये चंडेला डायनेस्टी से बिलोंग करती थी और चंडेला डायनेस्टी जो आपका यूपी है वहाँ पर रूल करता था। तो आपको चंडेला डायनेस्टी का फाउंडर की बात करें तो नानुका जो है वो फाउंडर रहे हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होगा चंडेला डायनेस्टी के बारे में, तो जो खजुराहो टेम्पल है मध्य प्रदेश में जहाँ पर इरोटिक सीन्स दिखती हैं, ठीक है, तो ये चंडेला डायनेस्टी के रूलर्स ने ही इन सब का निर्माण करवाया था। उसके बाद है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके बारे में सब लोग जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम समझ लेते हैं। इन्होंने क्या है कि मराठा जो कम्युनिटी थी उनको एक साथ लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो एम्पायर है मराठा एम्पायर इनको खड़ा करने में छत्रपति शिवाजी महाराज का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो अभी हम उनकी
350वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। ठीक है, और एक कीवर्ड याद रखना है, देशमुख। तो देशमुख किनको कहते हैं? पावरफुल वॉरियर फैमिली, यानी कि जो लड़ने वाले जो योद्धा फैमिली हैं उनको देशमुख कहा जाता था। उसके बाद काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स को अष्टप्रधान कहा जाता था, और ये बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। तो अष्टप्रधान में 8 मिनिस्टर्स आ जाते थे। एक तो पेशवा थे, दूसरा मजूमदार थे, तीसरा वकीनविस थे, और चौथा आपका दाबी जो कि फॉरेन सेक्रेटरी, उसके बाद सेनापति, उसके बाद न्यायाधीश जो आपके जज हैं, उसके बाद शुरनविस जो कि आपका मैसेज पहुंचाने वाले को कहते हैं, उसके बाद पंडितराव जो कि आपका चैरिटेबल ग्रांट्स के इंचार्ज हुआ करते थे। और जो सैलरी दी जाती थी ऑफिशियल्स को कैश में दी जाती थी, और कुछ टैक्स जो वसूलते थे ये वो है आपका चौट एंड सरदेश मुखी। ठीक है, तो चौट और सरदेश मुखी में क्या अंतर है मित्रों, क्या आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? ज़रूर बताएं। तो अब तक अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रही है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो डेफिनेटली आपको पसंद आ रही है, तो आप जल्दी से हमारे लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँच सके और हम भी आगे बढ़ सके आपके साथ साथ। और इसी प्रकार से हम आपके लिए कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हमारी मेहनत, आपका परिश्रम दोनों एक ही है, लेकिन आप जो है रिवीजन करने पर परिश्रम करिए। हम कंटेंट आपको देंगे और A to Z करंट अफेयर्स का कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप सिलेक्शन जरूर हासिल करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिए यस आई एम गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स डेफिनेटली। तो मित्रों चलिए चलते हैं हम अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ। थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन आपका छूट गया। तो जो वर्ष 2023 है, ये आपका सर सैयद अहमद खान का 125वीं डेथ एनिवर्सरी आपका देखने को मिला। और अगर हम बात करें सर सैयद अहमद खान की, तो इन्होंने बेसिकली सामाजिक रिफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, काफ़ी ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति में से आते हैं, जर्नलिस्ट भी थे, तो हमें इनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान देना है। तो मैगज़ीन जो ये लिखते थे उसका नाम है तहज़ीबुल अखलक, और इन्होंने असबाब ए बगावत ए हिंद भी लिखा, जिसका मतलब है द काउजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि किन्होंने लिखा, सर सैयद अहमद खान ने। और इन्होंने ही मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में फॉर्म करवाया था 1875 में, और अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत भी इन्होंने की थी। और इस मूवमेंट के तहत बेसिकली मुस्लिम समुदाय में रिफॉर्म लाना चाहते थे, रैशनलिटी लाना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दयानंद सरस्वती की। तो आप इनके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं, इनको मूल शंकर भी कहते हैं। इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो है आपका सत्यार्थ प्रकाश, और ये मूर्ति पूजा के विरोध में थे, और जो आपका रिचुअल्स का वर्शिप होता था, रिचुअलिस्टिक वर्शिप, ठीक है, उसके भी खिलाफ थे। और वेदास में काफ़ी अटूट विश्वास था इनका, और आप देख सकते हैं इनफॉलेबल अथॉरिटी ऑफ द वेदा, यानी कि वेद ही सत्य है, ये विश्वास करते थे। और इनका बुक है सत्यार्थ प्रकाश, हमने आपको बताया भी, इसमें साफ साफ वेदास के प्रिंसिपल पर लौट आओ इसकी बात कही। तभी तो इन्होंने स्लोगन भी दिया था, गो बैक टू वेदास, वापस लौट आओ वेदास में। उसके बाद 1875 में आर्य समाज का निर्माण इन्होंने किया। कहाँ पर किया? बॉम्बे में। ठीक है, और इन्होंने स्वराज के बारे में जिक्र किया पहली बार। कैसे? इंडिया फॉर इंडियंस। तो इससे क्या इनडायरेक्टली निकल कर आता है? स्वराज की भावना ही तो निकल कर आती है। 1876 में ये आपका स्वराज का कॉल दिया गया दयानंद सरस्वती के तरफ से। उसके बाद श्री अरबिंदो घोष, ये रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे। हमारे देश की आज़ादी में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाया, और कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने स्थापित किए जो अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने में काफ़ी ज़्यादा सफल भी रहे। तो आपको ध्यान रखना है, अनुशीलन समिति 1902 में। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, और अन्य महत्वपूर्ण वर्क इनके रहे हैं जैसे लाइफ डिवाइन। उसके बाद एक महत्वपूर्ण कविता भी इन्होंने लिखा था सावित्री के नाम से, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है आपका जनजातीय गौरव दिवस, जो हर साल 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यह प्रक्रिया 2021 से शुरू की गई थी, और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और ध्यान रखना है, बिरसा मुंडा काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं आपके ट्राइबल रिवेलियंस में। और
इन्होंने मुंडा रिवेलियन या मुंडा मूवमेंट की शुरुआत की थी। इन्हें धरती अब्बा भी कहा जाता है। और जो मुंडा मूवमेंट है इसको उलुगलन या फिर द ग्रेट टुमुल्ट रिवोल्ट भी कहते हैं। और जब ये रिवेलियन छेड़ा गया तो फिर अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ गए और तब जाके अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा। तो आप देख सकते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया गया 1908 में, जो इन ट्राइबल्स के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप देखिए श्री अलूरी सीताराम राजू, जिन्होंने रंपा विद्रोह की शुरुआत की थी। और रंपा विद्रोह को मनयाम रिवेलियन भी कहा जाता है। ब्रिटिश के खिलाफ ये रिवोल्ट किया गया था आंध्र प्रदेश में। वेथी की बात करें तो ये अनपेड वर्कर को कहते हैं, मतलब काम करवा लो पैसे मत दो। तो कीवर्ड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो भेती याद रखना है। उसके बाद है आपका मोटेदार्स। तो मोटेदार्स जो है वो आपका विलेज हेडमैन को कहते थे। ये सब आपका मेडाइवल इंडिया के टर्म्स है, तो याद रखना है आपको। ठीक है। उसके बाद राजा रवि वर्मा, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट भी कहते हैं। उसके बाद श्री नारायण गुरु, ये केरला से संबंध रखते थे और ये भी सोशल रिफॉर्मर थे। ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के एकदम खिलाफ थे, जिसके कारण इन्होंने मूवमेंट भी चलाया था। ठीक है। और इनका प्रिंसिपल था वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, एक जाति एक धर्म एक भगवान। और इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योजना एसोसिएशन या संस्था का निर्माण करवाया, ताकि जो इजहबा कमेटी है, जो लोअर कास्ट कम्युनिटी इनको कहा करता था पहले, अनटचेबल्स कहा करते थे। ठीक है। तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये जो आपका एसोसिएशन है उसका निर्माण करवाया। और टेम्पल एंट्री मूवमेंट के लिए भी इन्होंने समर्थन दिया। वैकोम सत्याग्रह भी ऑर्गेनाइज करवाया फॉर द टेम्पल एंट्री इन त्रावणकोर। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद देखिए सच्चिदानंद सिन्हा, जिनका जन्म आरा बिहार में हुआ था। और अभी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार ने सच्चिदानंद सिन्हा स्टेच्यू को इनेगोरेट किया, उद्घाटन किया इनके बर्थ एनिवर्सरी पर। कब किया? तो 10 नवंबर को पटना में। तो ध्यान रखना है पटना। और जो आपके जन्म हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी के, आरा में इनका हुआ था। और आप इनसे वाकिफ़ होंगे वो इसलिए क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा बना था, तो जो पहली सिटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, ठीक है, तो सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को ही इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था। बाद में जाके आपका राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। जो कांग्रेस सेशन हुआ था लखनऊ में 1936 में, तो इस कांग्रेस सेशन में ऑल इंडिया किसान सभा का निर्माण किया गया, जो किसानों के मुद्दे को उठाएगा। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ही बने थे ऑल इंडिया किसान सभा के। और स्वामी सहजानंद सरस्वती बख्श्त मूवमेंट बिहार में ऑर्गेनाइज करवाते हैं जमींदारों के खिलाफ। और उसके बाद बिहार टेनेंसी एक्ट और बख्श्त लैंड टैक्स को भी इनेक्ट करवाया, लागू करवाया, ताकि जो फार्मर्स है, किसान हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। उसके बाद है आपका रुक्मिणी लक्ष्मी पाठी, है ना। तो ये पहली फीमेल प्रिजनर हुई साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा जो आपका साल्ट सत्याग्रह लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? साबरमती आश्रम से लॉन्च किया गया था। कहाँ तक के लिए? तो दांडी के लिए। दांडी में महात्मा गांधी ने ये जो आपका मूवमेंट शुरुआत की थी वहाँ पर जाके। ठीक है। तो उसके बाद ब्रिटिश ने एक्शन लिया। तो पहली महिला जो साल्ट सत्याग्रह के में जो अरेस्ट किया गया वो है आपका रुक्मिणी लक्ष्मीपति। ठीक है, नाम याद रखना आपको। उसके बाद है आपका अशफाक उल्ला खान, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि आपका एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, इसके निर्माण में काफ़ी मदद किया इन्होंने। बाद में यही ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना 1900। ये HRA 1924 में बना। HSRA जो है 1929 में हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ब्रिटिश के खिलाफ ही था ताकि आज़ादी प्राप्त की जा सके। और इनके सदस्य आप देख सकते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी, उसके बाद सचिंद्र नाथ सन्याल। और इन्हें काकोरी ट्रेन रोबरी में भी अरेस्ट किया गया था। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज़ की। तो कुल मिलाकर 9
लोगों को नोबेल प्राइज़ भारत में दिया जा चुका है। पहला नोबेल प्राइज़ कौन से भारतीय को दिया गया था और जो लेटेस्ट है यानी कि 9वां वो किन्हें दिया गया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, उसके बाद है आपका लचित बोरखापन। इनके बारे में क्या न्यूज है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल में ही स्टैच्यू ऑफ वेलर, वेलर का मतलब क्या होता है, साहस। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ वेलर को उद्घाटन किया जो कि 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैच्यू है। कहाँ पर, जोरहट असम में। तो ये आपका लोकेशन भी याद रखना है, जोरहट कहाँ पर, असम में। ठीक है, तो ये जो आपके लचित बोरखापन है, ये जो अहम डायनेस्टी था असम में, जो डायनेस्टी रूल किया करती थी, उसके एक इम्पॉर्टेंट जनरल थे। ठीक है, और अगर हम बात करें असम किंगडम के फाउंडर की, तो सुखपा असम किंगडम का फाउंडर थे। और इस किंगडम में जो मंत्री हुआ करते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उनको क्या कहा जाता था, पत्र मंत्री। तो याद रखना है, पत्र मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहते हैं। तो इतना चीज़ हो सकता है आपको याद हो गया हो। अब कुछ बातें रिकॉल करते हैं, अब तक कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है ये आप हमें बताइए। और साथ के साथ ये भी बताइए कि जो आपके फर्स्ट फीमेल प्रिजनर कौन थे जिनको अरेस्ट किया गया सत्याग्रह मूवमेंट में। तो ये आप कुछ हमें बात बता सकते हैं रिकॉल करके। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपका रानी चेन्नम्मा। तो रानी चेन्नम्मा कित्तूर रिवोल्ट जो 1824 में हुआ उससे रिलेटेड थी। और इन्होंने जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उनके खिलाफ इन्होंने आर्म्ड रिवेलियन या विद्रोह छेड़ दिया। क्यों, क्योंकि जो रानी चेन्नम्मा है उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था। तो फिर जो उनके पति हैं, लेट से उनके मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी है वो इस एडॉप्टेड सन को मिले, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साफ साफ इसका इनकार कर रही थी, इसका विरोध कर रही थी। तो इसीलिए रानी चेन्नम्मा ने आपका ब्रिटिश के खिलाफ आर्म्ड रिवेलियन किया। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ आपका रानी लक्ष्मीबाई, उसी जैसा रिलेटेड इंसिडेंट आपको देखने को मिल रहा है रानी चेन्नम्मा के साथ। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत बाद में आया, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं 1824 में इसकी झलक मिल गई थी। उसके बाद आप देखिए प्राइम मिनिस्टर ने श्री अय्या वैकुंठ स्वामीकल को श्रद्धांजलि दी। और इनकी बारे में बात करें तो ये वन कास्ट, वन रिलीजन, वन क्लैन, वन वर्ल्ड, वन गॉड की फिलॉसफी दिए हैं। और इन्होंने अय्या वजही सेक्ट का फाउंडेशन भी रखा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जल्दी जल्दी हम फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। आप देखिए, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, जयंत विष्णु नरलिका को। उसके बाद रमन मैगसे अवार्ड जो कि काफ़ी फेमस अवार्ड है, तो 2023 में एक भारतीय को मिला है, रवि कन्नन को। रवि किशन नहीं है, रवि कन्नन है, और ये ऑन्कोलॉजिस्ट है। अब आप हमें बताइए ऑन्कोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, ये कौन से मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 किसको मिला है, डैनियल बैरेनबोयम और अली अबू अवाद को। ये दोनों व्यक्ति को मिला है। उसके बाद ओडिशा कैबिनेट ने अभी हाल फिलहाल में एक प्रपोजल निकाला है कि जो कुई लैंग्वेज है उसको 8th शेड्यूल में शामिल करवाया जाए। तो इसकी बात चल रही है। अब बात करते हैं कुई लैंग्वेज की। तो ये आपका कोंड या कंद ट्राइब के द्वारा बोला जाता है, जो कि ओडिशा का सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है। और संविधान में वैसा कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि अगर हमें 8th शेड्यूल में किसी लैंग्वेज को रखना है तो कौन से ग्राउंड पर रखेंगे। तो बेसिकली ये कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है संविधान ने, तो ये बात अच्छे से याद रखना है। अभी टोटल 22 लैंग्वेज है हमारे 8th शेड्यूल में, और जो आपका संथाली है, डोंगरी है, मैथिली है, बोडो है, उसको 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत ऐड किया गया था। ये ध्यान रखना है। अब कुछ ट्राइब्स के नाम जान लेते हैं, जैसे वर्ली ट्राइब महाराष्ट्र से, ठीक है, ब्रू ट्राइब मिजोरम, और ये ट्राइब जो है होजागिरी डांस भी परफॉर्म करते हैं। उसके बाद सोलिगस ट्राइब सिर्फ कर्नाटक और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। उसके बाद सोम्पेन ट्राइब, ये आपके ग्रेट निकोबार आइलैंड में मिलते हैं, और इस पर बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। उसके बाद कोंडा रेडिस, ये आपका आंध्र प्रदेश में ट्राइब आपको मिल जाते हैं।
उसके बाद लुसई ट्राइब्स, लुसई ट्राइब जो है आपका लुसई हिल्स के नाम पर भी है, आपका मिजोरम में है। उसके बाद मुरिया ट्राइब जो कि छत्तीसगढ़ में है, और ये देदा सिस्टम को प्रैक्टिस करते हैं। क्या है ये देदा सिस्टम? ये बेसिकली एक तरीका है, पुराना तरीका है, जिसके माध्यम से जो बीज है उसको बचाया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है लंबे समय से। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में बैकोम सत्याग्रह के 100 साल पूरे हो चुके हैं। ये जो सत्याग्रह है 30 मार्च 1924 को शुरुआत की गई थी, और ये नॉन वायलेंट टेम्पल एंट्री प्रोटेस्ट था केरला में, ताकि जो अनटचेबल्स हैं, जो आपके लोअर कास्ट हैं, जिनको टेम्पल में एंट्री करने नहीं दिया जाता है, तो उनकी भी एंट्री हो, वो भी पूजा पाठ कर सके, इसके लिए ये आपका मिशन लॉन्च किया गया था। और इसमें आपके ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी कहते हैं, ये इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई, ठीक है, और इनको वैकोम वेरार भी इसलिए कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कुछ अन्य एंटी कास्ट मूवमेंट जो पहले चलाए जा चुके हैं, तो आप देखिए 1873 में सत्यशोधक मूवमेंट ज्योतिबा फुले की लीडरशिप में, और वही है कि आपका लो कास्ट अनटचेबल्स जो भी सामाजिक परेशानियां झेल रहे हैं उनसे मुक्ति मिले। उसके बाद 1916 में जस्टिस पार्टी मूवमेंट, और इसमें कौन कौन से लीडर शामिल थे? टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चट्टी, और उसके बाद सी.एन. मुदलियार, नाम याद रखना है मित्रों। उसके बाद 1924 में आप देखिए डिप्रेस क्लास मूवमेंट की शुरुआत की गई बी आर अम्बेडकर के लीडरशिप में, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर मराठी न्यूज़पेपर भी लिखते हैं, कौन से टाइटल के अंतर्गत? बहिष्कृत भारत। तो बहिष्कृत भारत 1927 में लिखना शुरू किया बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास। उसके बाद 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ई.वी. रामास्वामी नायकर के द्वारा, जिनको हम पेरियार भी कहते हैं, और कुदु अरासू जनरल की स्थापना भी ई.वी. रामास्वामी नायकर ने ही किया था। तो होप आप समझ गए होंगे। अब कुछ रिवीजन कर लेते हैं। बताइए सत्यशोधक समाज की फॉर्मेशन किसने किया, ठीक है, और जो आपका वैकोम सत्याग्रह है वो कब लॉन्च हुआ, जल्दी से आप बताइए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। कुछ ट्राइब्स हैं और उससे रिलेटेड न्यूज आपको ध्यान रखना है। जैसे वेस्ट बंगाल में जो टोटो ट्राइब है, ये टोटो लैंग्वेज बोलते हैं, और यूनेस्को ने इस लैंग्वेज को क्रिटिकली इंडेंजर्ड लैंग्वेज के कैटेगरी में डाला है। और उसमें आप देखिए म्यांमार, इंडिया और बांग्लादेश जो सटा इलाका है उसमें आपका जो पीपल रहते हैं, और जो आपका वेस्ट बंगाल है वहाँ पर गैरो ट्राइब भी रहते हैं। उसके बाद झारखंड में एक कम्युनिटी है जिसको कहते हैं सरना फॉलोवर्स, जो सरना विचारधारा को मानते हैं, तो इस सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी की मांग कर रहे हैं कि भाई हमें अलग से एक धार्मिक आइडेंटिटी दी जाए, ठीक है। और उड़ीसा में जनजातीय खेल महोत्सव मनाया गया, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाके में आपका कोया ट्राइब देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और कर्नाटका में हक्की पिक्की ट्राइब, और इस ट्राइब का नाम आप आजकल बहुत सुन रहे होंगे बालों के चक्कर में, ठीक है। ये तेल एक निकालते हैं, दावा भी करते हैं कि भाई इससे बाल जो है घने काले लंबे हो जाएंगे। तो हक्की पिक्की ट्राइब याद रखना है आपको, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। और फिर आप देख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में पहाड़ीज और पट्टदारीज ट्राइब भी रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं, जो हाल में डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट उद्भव के अंतर्गत क्या था कि जो हमारा प्राचीन धरोहर है ना, उसको फिर से रिवाइव किया जाए, रीडिस्कवर किया जाए प्रोजेक्ट उद्भव के अंतर्गत। उसके बाद आप देखिए जो थिरुवल्लुर है, इन्होंने एक बुक भी लिखा था, थिरुवल्लुर नाम ही है इनका, बुक का भी नाम यही है और लिखा भी इन्होंने ही है, ठीक है। तो ये क्या है कि भाई जब लड़ाई हो तो उस समय नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक कंडक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में ये बुक बताती है। उसके बाद आप देखिए जो कच्छ में एक विलेज है, गांव है धोरदो विलेज, उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, अच्छे से याद रखना है मित्रों। उसके बाद आप देखिए जो रामलीला है वो तो भारत में परफॉर्म की ही जाती है, उसके साथ साथ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये आपका सेंट्रल एशियन आइलैंड कंट्री है, ठीक है। सेंट्रल एशियन नहीं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। सेंट्रल अमेरिका में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको लाइन से नॉर्थ साउथ कंट्री का अरेंजमेंट होगा, तो वहाँ पर आपको ट्रिनिडाद एंड टोबैगो भी मिलेगा, ठीक है।
तो वहाँ पर भी आपका रामलीला परफॉर्म किया जाता है। और ध्यान रखना है आपको कि इंडेंचर्ड सिस्टम, जिसको हम कहते हैं बंधुआ मजदूर, कि एक बार मजदूर को हमने खरीद लिया तो वो फिर हमारा हो गया, जो बोलेंगे वो करेगा। तो ये जो आपका स्लेव टाइप बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी भारत में, इसको 1917 में एबोलिश किया गया। आप हमें बताइए कि इस समय जो आपका वाइसराय था वो कौन था, और इसको हटवाने में मदन मोहन मालवीय ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इतना कवर हो गया मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही है। जल्दी से आप लाइक शेयर कमेंट कर दें। चलिए अब फेस्टिवल्स की तरफ चलते हैं। फेस्टिवल्स और लोकेशन, बस इतना याद रखना है, फेस्टिवल्स और लोकेशन। तो काटी बिहू असम में, 24th हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, और इसमें आपका यूएस, जर्मनी, कोलंबिया ने भी पार्टिसिपेट किया। उसके बाद केर पूजा त्रिपुरा में, फिर अम्बुबाची मेला असम में, कामाख्या मंदिर में ये देखने को मिलती है। उसके बाद आपका पुष्करालू फेस्टिवल यूपी में, उसके बाद बानी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में, उसके बाद राजा पर्व ओडिशा में, उसके बाद परुवेता उत्सवम जो एक हंटिंग फेस्टिवल है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। और प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल करवाया जाए। अभी किया नहीं गया है, प्रयास किए जा रहे हैं, ध्यान रखना है। और भी 2 फेस्टिवल के नाम आपको याद रखने हैं। एक है आपका पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना है हॉर्नबिल नागालैंड में, लेकिन पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल में। उसके बाद चंदूबी फेस्टिवल, कहाँ पर, तो असम में चंदूबी लेक है, तो वहाँ पर आपका ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम जीआई टैग के बारे में। तो जो आपका जीआई टैग है, इसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये क्या होता है कि भाई अगर कोई एक पार्टिकुलर एरिया है, लोकेशन है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, विलेज हो, ब्लॉक हो, तो वहाँ पर एक कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनाया जाता है जो और किसी दूसरे विलेज या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट में नहीं बनाया जाता है, तो फिर उसे जीआई प्रोडक्ट दे दिए जाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, ताकि उस प्रोडक्ट का दाम मार्केट में और अच्छा मिले लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रिप्स एग्रीमेंट में भी ये शामिल है, और एक बार में ये 10 साल के लिए रजिस्टर होता है, फिर हम इसको दोबारा रिन्यू करवा सकते हैं हर 10 साल में। और भारत में जो पहला जीआई टैग प्रोडक्ट था वो किसे मिला था, दार्जिलिंग चाय को 2004 में। और आप देखिए अब सारे स्टेट्स में जीआई टैग हो चुका है, तो कोई ना कोई स्टेट ज़रूर है जहाँ पर आपका यूनिक प्रोडक्ट मिलता है। आप बताइए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में से कोई यूनिक प्रोडक्ट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद हमने आपको कुछ नाम दे दिए यहाँ पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स के, तो आप याद रख सकते हैं, हालांकि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, कुछ न्यूमेरिक्स बना लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, ताकि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो फिर आप इसे सॉल्व कर सके। हालांकि उम्मीद कम है, अगर बिहार से रहता तो ज़रूर पूछा जाता, ठीक है। उसके बाद सिमिलर लाइंस पर उत्तर प्रदेश के इतने सारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको जीआई टैग मिल चुका है, तो आप इनका नाम भी एक बार गो थ्रू कर ले, चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसको बोलूँ तो उसमें आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। तो आप देखिए कदंबा पीरियड का एक इंस्क्रिप्शन मिला है गोवा में, ये ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कदंबा पीरियड या कदंबा डायनेस्टी, तो किसने बनाया है इस डायनेस्टी को, तो मौर्य शर्मा ने 345 सेंचुरी में कर्नाटका और कोंकण रीजन पर ये रूल करते थे। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आ रही है अब कि वेस्ट बंगाल सरकार ने पहला बैसाख को स्टेट डे के रूप में सेलिब्रेट कराने का डिसीजन लिया है। उसके बाद जो राज्य का स्टेट सॉन्ग होगा वो क्या होगा, बंगलार माटी बंगलार जल, और ये जो सॉन्ग है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। उसके बाद आपका वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक, जिसका नाम है विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, उसको कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपका जो उज्जैन में जंतर मंतर है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर आपका इसे स्थापित किया गया है, और इसे बनाया गया है सवाई जय सिंह टू के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो होमो नलेडी है, ये बेसिकली ह्यूमन मानव प्रजाति का ही विलुप्त हो गया प्रजाति है होमो नलेडी। और कहा जाता है कि ये जो मानव प्रजाति थी होमो नलेडी, ये अपने मृतकों को गाड़ते थे ज़मीन के अंदर, और गाड़ने के बाद एक मीनिंगफुल सिंबल गुफा में बना देते थे। मतलब एक आदमी की मृत्यु हो गई, उसने ज़मीन में गाड़ दिया, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए गुफा में एक सिंबल बना देते थे। तो ये भी चीज़
आप देख सकते हैं हमारे लोग किया करते थे। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर बाली यात्रा जिसको हम कहते हैं, वो आपका ओडिशा में शुरू हो गया है। ठीक है। उसके बाद यूनेस्को का 2023 प्रिक्स वर्सलीज अवार्ड केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। कहाँ पर है ये? कर्नाटका में, जिसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे। उसके बाद आप देखिए जतन इनिशिएटिव क्या है, जतन प्रोजेक्ट क्या है, तो ये वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर है। क्या है वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर? इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में जितने भी म्यूजियम्स है उसमें जो भी आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको वर्चुअली डिजिटल फॉर्मेट में लाया जाएगा। तो ये आपका प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना है आपको। और अभी हाल फिलहाल की न्यूज है कि जो यूएसए है वो लगभग 100 भारतीय एंटीक्विटीज मतलब क्या होते हैं कि जो भारत की जैसे मूर्तियां हैं उन सबको बाहर विदेश इलीगली बेच दिया गया या ट्रांसफ़र कर दिया गया तो उसको वापस लाया जाए, यही है आपका एंटीक्विटीज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। थीम अच्छे से याद रखना है, बीपीएससी पूछती है इसको, रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रोरी चैलेंजेस फिलोसफी टू प्रैक्टिस। उसके बाद आप देखिए 6 हेरिटेज साइट जो मध्य प्रदेश के हैं जिसको यूनेस्को के टेनेटिव लिस्ट में, याद रखना है, यूनेस्को के टेनेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आप देख लीजिए, एक तो ग्वालियर फोर्ट, तो किसके द्वारा ये बनाया गया था, इनिशिएट किया गया था? राजा शौर्य सेन के द्वारा। उसके बाद आप देखिए खूनी भंडारा बुरहानपुर मध्य प्रदेश में ही है। अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर है, किसके द्वारा बनाया गया था? अब्दुल रहीम खाना जहांगीर के समय। उसके बाद भोजेश्वर महादेव टेम्पल भोजपुर में, लॉर्ड शिवा टेम्पल जो कि आपका राजा भोज के अंतर्गत बनाया गया था। उसके बाद आप देखिए गोंड मोन्यूमेंट्स ऑफ रामनगर, कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में। उसके बाद आप देखिए द हिस्टोरिकल एग्जाम्पल ऑफ धमनार, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। तो इन सबों को यूनेस्को के टेनेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। उसके बाद चलते हैं अभी हाल फिलहाल की न्यूज में, तो प्राइम मिनिस्टर ने माँ कामाख्या एसएस कॉरिडोर का नींव रखा है असम में। किस प्रोजेक्ट के तहत? पीएम डिवाइन के प्रोजेक्ट के तहत। क्या है पीएम डिवाइन प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट के तहत, इस स्कीम के तहत जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसको डेवलप किया जा रहा है। इसका फुल फॉर्म ही है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो अगर हम इस स्कीम के बारे में डिटेल से जानें तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि स्टेट कोई फंड नहीं दे रही है, पूरा जो पैसा है वो केंद्र सरकार ही लगाएगी। और यूनियन बजट 2022-23 में इसे लॉन्च किया गया था। क्या ऑब्जेक्टिव है? तो आप देख सकते हैं जो भी आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पैसे दिए जाएँ, सोशल डेवलपमेंट किया जाए, डेवलपमेंटल गैप्स जो हैं उसको भी ख़त्म किया जाए। कौन सा मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। उसके बाद आप देखिए श्री वीरभद्र टेम्पल, जिसको हम लेपाक्षी टेम्पल भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश में है और इसको भी यूनेस्को के टेनेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में डाला गया है। याद रखना है टेनेटिव है, तो टेनेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया गया। तो पहले टेनेटिव में डाला जाता है, फिर बाद में अगर एलिजिबिलिटी फुलफिल हुई तो फिर इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला जाएगा। तो ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए श्री कलराम मंदिर, यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री विजिट करते हैं। कहाँ पर ये लोकेटेड? गोदावरी नदी के किनारे, नासिक महाराष्ट्र में। और किसके द्वारा बनाया गया था? सरदार रंगराव ओधेलकर के द्वारा। उसके बाद श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जिसको हम थिरुवरंग तिरुपति भी कहते हैं, लॉर्ड विष्णु को ये डेडिकेटेड है। और कहाँ पर है? श्रीरंगम आइलैंड में। और ये श्रीरंगम आइलैंड कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। शंकराचार्य टेम्पल, नेक्स्ट टॉपिक, कहाँ पर है? आपका जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर वैली जो है वहाँ पर है आपका। और शंकराचार्य ने, आपको ही पता है कि अद्वैत की नीति लागू की थी। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, इसको विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में ओपन किया गया है। और ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है, 206 फीट का ब्रॉन्ज स्टैच्यू डॉक्टर BR अम्बेडकर के संबंध में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए पांडुवाला गुत्ता और रामगढ़ क्रेटर राजस्थान में है। और पांडुवाला गुट्टा ये तेलंगाना में है। और इसको जियो हेरिटेज साइट
डिक्लेयर किया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही है, आपको आनंद आ रहा है। बस शांति से सुनते जाइए मित्रों, आपको हर एक फैक्ट याद हो जाएगा। एक दो बार आप रिवाइज कर लेंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी, उसके बाद आप डायरेक्ट कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से, आप उसे सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए वादनगर जो कि गुजरात में है, अभी आईआईटी खड़गपुर ने यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट के एविडेंस सबूत खोजे हैं। उसके बाद आप देखिए कोचरब आश्रम, तो ये कोचरब आश्रम अहमदाबाद में है। बेसिकली साबरमती आश्रम का तो नाम सुना होगा, उसी के आसपास में आपको वो जो कोचरब आश्रम है वो मिल जाएगा। और महात्मा गांधी ने ही इसी आश्रम का निर्माण किया था, तो उसके रीडेवलपमेंट के लिए आपका प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और अगर हम बात करें साल्ट सत्याग्रह की या दांडी मार्च की, तो आपको पता होगा 12 मार्च 1930 को इस मूवमेंट को शुरुआत किया गया था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। और कितने दिन लगे थे साबरमती से दांडी जाने में, आप बताइए? पैदल यात्रा हुआ था। और अभी हमने आपको बताया कि फर्स्ट फीमेल जिनको अरेस्ट किया गया था इस साल्ट सत्याग्रह में, वो कौन थी? रिकॉल करिए फ्रेंड्स। उसके बाद तमिलनाडु को तीसरा बेस्ट टैब्लू अवार्ड मिला रिपब्लिक डे पैरेड में, जो टैब्लू को दर्शाया गया था 2024 में, तमिलनाडु को तीसरा किसके लिए मिला था? कुडावोलाई सिस्टम। कुडावोलाई सिस्टम के तहत बेसिकली डेमोक्रेसी को दर्शाया गया कि भाई तमिलनाडु में प्राचीन समय में भी डेमोक्रेसी थी, तो भारत में डेमोक्रेसी थी बहुत पहले से, इस बात की जानकारी हमें मिल जाती है। सबसे पहला किसको मिला? ओडिशा को मिला। और किस टॉपिक पर? तो वुमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट किया गया था टैब्लू में। ठीक है। उसके बाद आप देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 19 बच्चों को मिला, जिसमें आपका मोहम्मद हुसैन जो बिहार के हैं उनको आपका एक पुरस्कार मिला है। उसके बाद आप देखिए रस्किन बॉन्ड, इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड 2024 मिला है। और फिर अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री ने नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस का उद्घाटन किया, इसका काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुआ था। और नालंदा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है। तो राजगीर में उद्घाटन किया गया। तो आप देखिए अभी जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया गया है, ये नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, यानी कोई भी ग्रीन हाउस एमिशन नहीं होंगे यहाँ पर, सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित होगा। और ये सबसे पुराना रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड में, कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। और बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया 1205 में। और इस साइट को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया? सर फ्रांसिस बुचनान के द्वारा। तो ये नाम अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पाली बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो नालंदा में गौतम बुद्ध ने भी विजिट किया था। उसके बाद सरीपुट और मोगलन्ना जो कि आपके गौतम बुद्ध के डिसाइपल्स थे, वो भी नालंदा से ही आते थे। ठीक है। लेकिन एक बात इसमें देखने को मिलती है कि जो पढ़ाई होता था उसका कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं था और कोई डिग्री नहीं दिया जाता था। आप देखिए यहाँ पर अभी क्या होता है, डिग्री दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई डिग्री नहीं दिया जाता था और ना कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड की पढ़ाई होती थी कि भाई 2 साल में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 4 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ इंपॉर्टेंट टीचर्स जो यहाँ पढ़ाते थे, तो जैसे आप आर्यभट्ट को देख सकते हैं जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया है ना, तो नालंदा में खुद पढ़े भी हैं और पढ़ाए भी हैं। उसके बाद नागार्जुना जो कि आपका महायाना फिलोसोफर के फाउंडर हैं। उसके बाद दिगनाग जिन्होंने स्कूल ऑफ लॉजिक को फाउंड किया। उसके बाद धर्मपाल जो कि एक ब्राह्मण स्कॉलर थे। उसके बाद अभियकर गुप्त जो कि तांत्रिक प्रैक्टिशनर थे। ठीक है। उसके बाद कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स भी आए थे, जैसे आप देख सकते हैं चाइनीज स्कॉलर्स आईसांग और ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं। आप हमें बताइए ह्वेनसांग किस राजा के समय में आया था? ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई भी की थी, योग शास्त्र पढ़ा था अंडर द चांसलर शीलभद्र जो कि आपके वहाँ पर चांसलर थे नालंदा में। और आप देखिए जब ह्वेनसांग जाने लगा तो अपने साथ साथ बहुत सारे किताबें भी लेके चला गया। बाद में वहाँ पर चाइनीज़ में ट्रांसलेट हुआ, तो उसका फ़ायदा आज भी चाइना के लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर तो बख्तियार खिलजी ने पूरा धरोहर को ही जला दिया था। उसके बाद देखिए जो
नालंदा है, इसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा प्राप्त हुआ 2016 में। तो आप देख सकते हैं। कुछ अन्य बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग की बात करें तो तकजीला कहाँ है आपका, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, लिखा हुआ है वैसे। और डिस्कवर किसने किया था, अलेक्जेंडर कुनिंघम के द्वारा। और यहाँ पर पनिनी जो है पढ़े हैं, उसके बाद जीविका पढ़े हैं, उसके बाद चाणक्य जो कि आपका अर्थशास्त्र के ऑथर भी हैं, ठीक है। उसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात करें भागलपुर बिहार में, और किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, किंग धर्मपाला, जो कि पाला डायनेस्टी से संबंध रखते थे। और जो आपका आतिश दीपांकर है, ये भी यहाँ पर पढ़े हैं। उसके बाद बसु बंधु, ये भी आपका यहाँ पर टीचर रह चुके हैं। उसके बाद ओदनपुरी मोनेस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए बिहार में लोकेटेड है। बिहार में कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। और किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो आपका पाला रूलर गोपाल वन के द्वारा। उसके बाद नागा अर्जुना कोंडा, कहाँ पर है ये, आपका आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप देख लीजिए वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात में, जगदल यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में अब है, ठीक है। बांग्लादेश में तो क्राइसिस आ गई है, आप देख ही रहे हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे फ्रेंड्स। आपको ये चीज़ें फैक्चुअल लग रही होगी, लेकिन बिलीव मी आपको याद ही करना है। इसमें कोई समझने वाली चीज़ है नहीं कि मैं आपको समझा दूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का समझने वाला चीज़ था, तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो इसमें आप जितना रिवीजन करेंगे वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। उसके बाद चलते हैं, अब अपना लास्ट पेज है, उसके बाद आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, जो कि ओडिशा में आता है, और इसको वाइट पगोडा भी कहते हैं। लॉर्ड जगन्नाथ को ये डेडिकेटेड है। लॉर्ड जगन्नाथ लॉर्ड विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। और गंगा डायनेस्टी के जो रूलर हैं किंग अनंत बर्मन चोडगंगा देव, इनके द्वारा ये टेम्पल बनवाया गया था, ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। तो आपको भी पता है ये यूथ के आइकन माने जाते हैं, है ना। काफ़ी कम उम्र में काफ़ी बड़ी शक्तियाँ इन्होंने हासिल की थी। और अभी हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल को विजिट किया था। उसके साथ साथ तिरुवल्लुर स्टैच्यू को भी विजिट किया। कहाँ पर है ये, आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में। और विवेकानंद स्वामी जी की बात करें तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। उसी दिन को हम नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और वेदांता फिलॉसफी की शिक्षा ये लोगों को देते रहे हैं। और साथ के साथ जो आपका 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था शिकागो में, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया और लोग उनके दीवाने हो गए थे, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन वहाँ से आने के बाद इन्होंने स्थापित किया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए आप केरला को, ये तो मैंने डिस्कस किया ही, जो कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट है उसको फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में घोषित किया गया है। और श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में घोषित किया गया है। और ये आप देखिए स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम, जो कि भारत का सबसे बड़ा मेमोरियल और म्यूजियम भी है। इसको यूनेस्को प्रिक्स वर्शलीज अवार्ड 2024 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। अभी अवार्ड दिया नहीं गया, शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो ऐसे बहुत सारे लोकेशन शॉर्ट लिस्ट किए गए होंगे, तो फाइनल में डिसाइड होगा कि किसे मिलना है। अब लास्ट टॉपिक है आपका पेंटिंग्स का, उसके बाद आपका चिंता खत्म। तो आप देखिए, बस आपको लोकेशन याद रखना है। पिथौरा पेंटिंग राजस्थान में, गोंड पेंटिंग आपका मध्य प्रदेश में, जिनको GI टैग भी मिला है। उसके बाद बसोली पेंटिंग, जो कि आपका मिनिएचर पेंटिंग है, जम्मू से। उसके बाद चेरियाल स्क्रोल पेंटिंग तेलंगाना से। उसके बाद पिछवई पेंटिंग राजस्थान से, जो कि कृष्णा जी के लाइफ पर आधारित है। तो ये थी फ्रेंड्स पूरी डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको ये फैक्ट्स आसानी से समझ आ रही होगी। और अगर आपको PDF चाहिए तो जल्दी से आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। कैसा लगा आपको ये लेक्चर इनिशिएटिव, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब आगे का जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसके लिए भी हम वीडियो लेक्चर लाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम डेली बेसिस पर रोज़ मेहनत करके आपके लिए लेक्चर ला रहे हैं। बस आपको भी हमें सपोर्ट करना है। जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए, लोगों के भी शेयर करिए, टेलीग्राम में शेयर करिए, व्हाट्सएप पर शेयर करिए, ताकि हम और भी लोगों तक पहुंच सके, और भी विद्यार्थियों तक पहुंच सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बस एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा, रिवाइज एंड रिवाइज। जितना रिवीजन करिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। एंड फॉर श्योर यू विल बी क्लियरिंग दिस प्रीलिम्स, नो डाउट।
थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।